अनकैनी एक्समैन के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से होप समर जो है वो पिछले एपिसोड में जाके स्टॉर्म के साथ नाइजीरिया की एक लड़की को, जो कि एक जबरदस्त किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है म्यूटेंट की, उसको स्टेबल करती है। और हमने देखा कि किस तरीके से उस लड़की के पास बहुत ही गजब की पावर्स मौजूद है, जहां पे वो आग और बर्फ दोनों को ही बरसा सकती है। इसी के अलावा हमने साथ साथ यहाँ पे एक और स्टोरी को देख रहे हैं जिसमें हम एमा फ्रॉस्ट का देख रहे हैं सारा का सारा चक्कर, जो कि सेबेस्टियन शॉ के साथ चल रहा है। और बेसिकली उसने सेबेस्टियन शॉ को इस आइलैंड के ऊपर छुपा के कैदी बनाया हुआ है, लेकिन अब एमा फ्रॉस्ट उसको मारने का सोच रही है। लेकिन ये सारी की सारी बातें किटी प्राइड को पता चल जाती हैं और अब उसने एमा को ऐसा करने से रोक दिया है और वो एमा की इसमें मदद करना चाहती है। तो अब आगे तो इसी तरह हमारी कहानी की स्टार्ट बेसिकली एक आदमी के साथ होती है जिसका नाम हमें टियोन बताया जा रहा है। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पे अचानक पार्टी के अंदर कहीं से अचानक आ गया है और वो लड़कियों की तरफ देख के कुछ अजीब व गरीब हरकतें कर रहा है, यानी कि उनको सूंघने की कोशिश कर रहा है। और अचानक हम देखते हैं कि वो उस लड़की को लेके वहां से टेलीपोर्ट होकर कहीं और आ जाता है। और हम देखते हैं कि वो लड़की के साथ कुछ अजीब व गरीब बिहेव कर रहा होता है। तो इतनी देर में जो उस लड़की का बॉयफ्रेंड होता है वो वहां पे आ जाता है और कहता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो हिपी, फौरन मेरी गर्ल से दूर हटो और जाके अपनी लड़की पटाओ। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि वो आदमी जो कि कुछ अजीब गरीब हरकतें कर रहा है वो बोलता है कि फाइट, और अगले पल वो उन सारे के सारे आदमियों को मारना शुरू करता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि जब यहाँ पे लड़ाई शुरू होती है तो वहीं पे कैनन बॉल जो है एक्समैन का मेंबर, वो यहाँ पे उसको रोकने के लिए आता है। लेकिन वो आदमी उसको डॉज करते हुए वहां से छलांग मार देता है बिल्डिंग से और सीधा पब्लिक के अंदर कूद पड़ता है। और कैनन बॉल बोलता है, और डैम इट रोक, मैं सैम बात कर रहा हूँ, उस फ्रीकन आदमी ने मुझे दोबारा से डक कर दिया है। तो रोक बोलती है कि तुम उस एरिया के करीब रहो जितना ज्यादा हो सकता है सैम, हम लोग जितनी जल्दी हो सकता है वहां पे आ रहे हैं। नेक्स्ट स्टॉप मियामी बीच। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वो जो तीनों नए नए म्यूटेंट्स अभी बने हैं वो भी इनके साथ यहीं पे प्लेन के अंदर मौजूद हैं। और वो सब काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं क्योंकि अब वो लोग जो है बेसिकली मियामी की तरफ जा रहे हैं, तो वहां पे उनको थोड़ा सा मजा करने का मौका मिलेगा। तो उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली सारे के सारे बच्चे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं कि वो लोग मियामी की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे उनको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन हम देखते हैं कि रोक बोलती है कि वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था, बस हम लोग वहाँ पे जो एक मिशन को कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं और जैसे वो खत्म होगा तो हम वहाँ से फौरन निकल जाएंगे। तो इसी के बाद हम यहाँ से उटोपिया के अंदर फैंटोम एक्स की सेंसरी के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे वो बेसिकली एक तरह के हाइबरनेशन के अंदर गया हुआ है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि एमा फ्रॉस्ट आके उसको जगाती है और वो कहता है कि मिस फ्रॉस्ट, आखिरकार आप मेरे सपनों में कुछ टाइम पहले आ रही थी और आप मेरी आंखें खोली तो आप मेरे सामने ही खड़ी हैं, तो क्या ये जबरदस्त किस्म का एक सक्सेस का साइन नहीं है? तो वहीं से एमा बोलती है कि हाँ, जिस एक्शन की तुम्हें तलाश है वो एक्शन तुम्हें बहुत जल्द आज रात मिलने वाला है, तो ज्यादा इसके बारे में ख्वाब देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आई गेस मैं तुम्हें थोड़े से क्राइम करने के लिए आज कहने वाली हूँ। तो वहीं से फैंटोम एक्स बोलता है कि अच्छा, ये तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो एमा बोलती है कि तुम्हें किसी की किडनैपिंग करनी है। तो फैंटोम एक्स बोलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। वहीं से एमा बताती है कि इस रिग के अंदर यहाँ पे कोई मौजूद है, एक सीक्रेट प्रिजनर, और मैं चाहती हूँ कि तुम उसको डिसअपियर कर दो बिना किसी को पता चले कि वो यहाँ पे कभी मौजूद भी था। तो वहीं से फैंटोम एक्स पूछता है कि अभी इसके बारे में किस किस को पता है। तो वहीं से वो बताती है कि अभी सिर्फ मुझे, किटी प्राइड और तुम्हें पता है। वो काफी ज्यादा डेंजरस आदमी है ऑब्वियसली, लेकिन क्योंकि किटी प्राइड को पता चल गया है तो मैं उसको टेक हिम नहीं कर सकती हूँ। तो इसलिए जब वो एक बार यहाँ से चले जाएगा तो वो सारी की सारी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी जो कि उसके रहने से यहाँ पे मौजूद हैं। तो वहीं से फैंटोम एक्स बोलता है, अच्छा तो तुम मुझसे ये कह रही हो कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे सीक्रेट प्रिजनर को किडनैप करूं, वो भी उस जगह से जहां पे दुनिया का मोस्ट परफेक्ट वार्डन मौजूद है, और साथ ही साथ तुम ये भी नहीं चाहती कि स्कॉट समर को भी इसके बारे में कुछ पता चले। तो एमा बोलती कि हाँ बिल्कुल, तुमने बिल्कुल ठीक समझे। तो उसी तरह देखते हैं कि फैंटोम एक्स उसको ये सारी की सारी बातें सुन के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली वो यहाँ पे एक्स क्लब के लैब के अंदर आता है, जहाँ पे वो बेसिकली मेडिसन जेफरीज से बात कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि मेडिसन जेफरीज जो है वो बेसिकली उसी की बॉडी की तरफ देख रहे होते हैं, यानी कि जो रिग के अंदर मौजूद है उनकी वार्डन। तो वहीं से हम देखते हैं कि फैंटोम एक्स आके उससे पूछने लगता है और कहता है क्या तुम उसकी तरफ देख रहे हो? तो वो पहले तो इनकार करता है लेकिन बोलता है कि हाँ मैं उसको देख रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये कुछ अजीब है, लेकिन एक रोबोट के अंदर मेरी अट्रैक्शन कुछ अजीब ही मायने रखती है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे फैंटोम एक्स उसको बोलता है कि नहीं, इसमें कोई भी ऐसी बुरी बात तो नहीं है, मेरे ख्याल से तुम उसके साथ जा सकते हो, तुम जाके थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हो और तुम उससे थोड़ी सी बातचीत भी कर सकते हो। तो मेडिसन बोलता है कि वाकई में तुम्हें लगता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए? तो फैंटोम एक्स बोलता है कि हाँ, मुझे लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए। और हमें बताया जा रहा होता है कि बेसिकली फैंटोम एक्स के पास जो पावर्स हैं उसके अंदर एक हिप्नोसिस भी मौजूद है। तो बेसिकली उसने मेडिसन जेफरीज को इस तरह से यहाँ पे मैनिपुलेट करा है कि वो खुद जाके वहाँ पे उसके साथ टाइम बिताए और वो उसको रिग से बाहर लेकर आ जाए, ताकि वहाँ पे फैंटोम एक्स जाके उस प्रिजनर को निकाल सके। और इसी तरह हम लोग बेसिकली देखते हैं कि चाइना टाउन के अंदर अचानक एक बस रुकती है, उसमें से 5 एक जैसे दिखने वाले लोग निकलते हैं और वो लोग कहते हैं कि एक्सीलेंट, हम लोग अपना काम यहाँ पे कर सकते हैं। और अगले पल वो लोग वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं।
लेकिन इसी तरह हम लोग यहाँ पे मियामी के बीच के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे वो लोग बेसिकली उस लड़के का इंतजार कर रहे हैं जिसके बारे में उनको पता चला है कि वो बहुत ही अजीब और गरीब हरकतें कर रहा है। और जब वो यहाँ पे सारी की सारी बातें डिस्कस कर ही रहे होते हैं उसके बारे में, जिसमें हमें पता चलता है कि लॉरी उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानती है, उसके ऊपर भी उसने अटैक करने की कोशिश करी थी कुछ टाइम पहले और वहाँ पे कुछ मामला हो गए थे। तो इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली जब उनकी बातें चल रही होती हैं तो अचानक वो लड़का सीधा इनके पास पहुंच चुका होता है और वो होप के ऊपर आके अटैक कर रहा होता है। लेकिन वहीं से होप कहती है तुम हो ना वो टियोन। लेकिन हम देखते हैं कि इस वक्त उसका क्योंकि दिमाग बिल्कुल खराब हुआ है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और वो सीधा यहाँ पे होप के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। इसी तरह हम लोग यहाँ से रिक के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि डेंजर बेसिकली जो उसके प्रिजनर्स मौजूद हैं उनके दिमाग के अंदर देख रही होती है कि वो लोग बेसिकली क्या देख रहे हैं और क्या नहीं देख रहे। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे मेडिसन जेफरीज आते हैं और कहते हैं डेंजर हेलो देर, कैसी हो तुम? मुझे अभी अभी जो एक पिकनिक बास्केट मिली है जो कि वहाँ पे कहीं पड़ी हुई थी, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे इसको खत्म करने के अंदर? तो इसे डेंजर बोलती है कि आप जानते हैं कि इस वक्त मैं स्कारफंडर के साथ एक सेशन कर रही हूँ और वैसे भी आप इस बात को भी बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि मुझे खाने पीने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो मेडिसन जेफरीज बोलते हैं कि मैं इसको एक ना नहीं समझ सकता हूँ। और अगले बार हम देखते हैं कि दोबारा यहाँ पे हम शिफ्ट होते हैं होप के पास, जहाँ पे वो आदमी उनके ऊपर ज़बरदस्त तरीके से अटैक करना शुरू करता है। मतलब इसको अटैक तो नहीं कहेंगे बल्कि वो जो है बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है, उसको कुछ समझ में खुद भी नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहा है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि इससे पहले होप उसको छू सके, वहाँ पे अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पे गैब्रियल आता है, उसको बहुत तेजी से जाके दीवार पे रख देता है और कहता है कि लेडी ने कहा कि नहीं तुम्हें रुकना होगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वो जो नई म्यूटेंट है वो अपनी पावर से उसको जलाना शुरू कर देती है। तो वहीं से रोक बोलती है कि जरा केयरफुल, हमें इस पूरे के पूरे होटल को नहीं चलाना है आईडी। और वहीं से रोक कहती है होप अब तुम्हें फौरन तैयार होना होगा, किसी भी वक्त मैं इसको पकड़ने वाली हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि होप बेसिकली इसको काबू करने की कोशिश करती है और कहती है कि ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, मैं इसको फील कर सकती हूँ। और अगले बार हम देखते हैं कि होप बेसिकली आती है, उसको अपने हाथों की मदद से छूती है और उसके छूते ही हम देखते हैं कि बेसिकली वो स्टेबल होना शुरू होता है। और होप बोलती है ओके टियोन, अब बताओ मुझे क्या तुम बिल्कुल ठीक हो? लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वो अपने घुटनों पे गिर चुका होता है और सब पूछते हैं कि आखिरकार अब ये कर क्या रहा है। तो होप बोलती है कि तुम्हें आखिरकार क्या लग रहा है? वो अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा है। तो अब ये बताओ कि मेरे साथ अब जापान जाने का किसका मूड है? और इसी के बाद हम लोग यहाँ से बेसिकली किटी प्राइड के पास शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि बेसिकली किटी प्राइड को जो है एम्मा फ्रॉस्ट ने यहाँ पे एक नया सूट बना के दिया है और उस सूट के जरिए उसकी बॉडी जो है वो कुछ टाइम के लिए टेंजिबल हो गई है, यानी कि उस सूट की मदद से वो अपने आप को जो इस दुनिया के अंदर चल फिर सकती है और बात भी कर सकती है। और इसी तरह हम देखते हैं कि किटी प्राइड यहाँ पे बहुत सी अजीबोगरीब बातें कर रही होती है, जिसको देख के एम्मा बोलती है ओ माय गॉड प्राइड, क्या तुम अपना कभी मुंह नहीं बंद कर सकती हो? तो किटी बोलती है कि मैंने इतने टाइम से, मतलब जब से ही मैं उस बुलेट के अंदर कहती, मैंने एक अल्फाज तक नहीं बोला और अब जाके मुझे मौका मिला है। तो एम्मा बोलती है कि हाँ मैं इस बात को जानती हूँ, लेकिन मुझे इस बारे में नहीं पता था कि ये जो फेस सूट तुम्हारे लिए बना रही है एक्स क्लब वाले, इसके अंदर उन्होंने कोई ऑफ स्विच नहीं डाला है। तो वहीं से किटी बोलती है कि वेल अब उन्होंने नहीं बनाया तो मैं क्या कर सकती हूँ, अब तुम्हें इन सारी की सारी चीज़ों से तो डील करना ही होगा ना। तो अब मुझे बताओ कि आखिरकार तुम सेबेस्टियन शॉ उसके साथ किस तरीके से डील करने वाली हो। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे हम देखते हैं कि फैंटोमैक्स किस तरीके से वहाँ पे जो है सेबेस्टियन शॉ की बॉडी को लेके जा रहा होता है और कहता है कि फ्रॉस्ट क्या तुम तैयार हो? EVA तक फौरन पहुंचो, ये चांस हमें दोबारा नहीं मिलने वाला है। EVA ने जो है यहाँ पे एक दूसरे क्लोन को जो है प्लेस कर दिया है, लेकिन ये क्लोन ज़्यादा देर तक डेंजर को फ्यूल नहीं बना सकता है, तो हमें फौरन निकलना होगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली एम्मा फ्रॉस्ट और वो जो किटी प्राइड होती हैं वो यहाँ पे फैंटोमैक्स के जहाज EVA के पास मौजूद होती हैं, जिसमें वो लोग यहाँ से निकलेंगे सेबेस्टियन शॉ को लेके। और इसी तरह हम देखते हैं कि जब वो लोग यहाँ से निकल रहे होते हैं तो डेंजर उनको देख लेती है और कहती है कि वो लोग शॉ को लेके जा रहे हैं। तो मेडिसन बोलता है कि एक्सक्यूज मी। तो डेंजर बोलती है कि फ्रॉस्ट एंड फैंटोमैक्स ऑब्वियसली वो लोग जो है मेरी नज़रों से दूर होकर सेबेस्टियन को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे मेडिसन बोलता है तो क्या तुम उनको ले जाने दोगी, क्या तुम उनको रोकने नहीं वाली हो? तो इसे डेंजर बोलती है कि नहीं, मेरे हिसाब से ये जो है आज ज़बरदस्त किस्म की केस स्टडी हो सकती है। जब से ही मैंने यहाँ पे एक्समैन के रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के अंदर इंचार्ज बनने का फैसला करा है, तो मैं इस बात से काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड हो रही हूँ कि ह्यूमन का बिहेवियर कितना ज़्यादा ईविल और कितना ज़्यादा गुड हो जाता है। कुछ जो मेरे कैदी यहाँ पे मौजूद हैं उनको मैं पता करने की कोशिश करती हूँ तो मुझे इससे पता चलता है कि उनके गुस्से ने, उनके जज्बातों ने से उनको ईविल बनाया हुआ है। लेकिन अगर दूसरों की तरफ मैं देखूँ तो मैं ये पता लगा सकती हूँ कि कुछ के अंदर अभी भी जो है रिडीम होने की पावर मौजूद है, वो दोबारा से ठीक हो सकते हैं। तो मेडिसन बोलता है कि अच्छा, और एमा इनमें से कौन है? तो इसे डेंजर बोलती है कि एमा एक ऐसी शख्स है जिसके बारे में अभी तक मुझे कुछ पता ना चला है और इसीलिए मैं उसको आज ये करने दूंगी ताकि हम पता लगा सकें कि वो क्या करने वाली है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वो लोग यहाँ पे अपने जहाज के जरिए EVA के अंदर मौजूद होते हैं, जहाँ पे वो सेबेस्टियन शॉ को लेकर आगे बढ़ जाते हैं और वो बताता है फैंटोमैक्स के किस तरीके से उसका जो हमने वहाँ पे क्लोन बनाया है वो वहाँ पे मौजूद है और वो सारी की सारी जो है शॉ वाला डेटा ही भी ट्रांसमिट कर रहा है, जिससे डेंजर कुछ टाइम के लिए फूल तो बन सकती है। लेकिन अगर उसने वहाँ पे उसको छूने की कोशिश करी या करीब से देखने की कोशिश करी तो उसको बहुत जल्द पता चल जाएगा। तो वहीं से किटी बोलती है कि ग्रेट, मतलब हम लोग डूम्ड हो चुके हैं। तो इससे एमा बोलती है कि नहीं, इतना भी ज्यादा नहीं, मतलब डेंजर आखिरकार बता किसको सकती है, क्योंकि वो जो सीक्रेट था शॉ वाला टोपिया के ऊपर वो मेरा और उसके बीच में था।
तो अगर उसने यहाँ पे किसी को बताने की कोशिश करी तो लोग सबसे पहले उसी के ऊपर सवाल करेंगे कि इतने टाइम से अगर शॉ वहां पे मौजूद तो उसकी निगरानी के अंदर तो किसी और को क्यों नहीं पता चला, और उसकी खुद की क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी सवाल उठाए जा सकते हैं। तो इसलिए बिलीव करो मुझ पे कि मैं इस वक्त जो हूँ उसका नाम खराब ना करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, और जो गलती मेरी है मैं सिर्फ उसी को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। और वहीं से किटी प्राइड बोलती है, अच्छा तो क्या तुमने मुझे इस बारे में अभी तक बताया नहीं एमा कि आखिरकार हम तुम्हारी इस हीट को कहाँ पे लेके जा रहे हैं। तो वहीं से एमा बोलती है कि मुझे सच में तुमसे माफी मांगनी चाहिए प्राइड, आई ओ यू वन, मुझे सबसे ही माफी मांगनी चाहिए। मैं अपनी जॉब के अंदर इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ जितना मुझे होना चाहिए, लेकिन मैं इस बात पे बिलीव रखती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ अच्छा कर सकती हूँ। मैंने अपने ही लोगों के साथ पहले खिलाफ जाने की कोशिश करी थी, श्योरली मैं इस बात को मानती हूँ, लेकिन अब जाके मैंने दुनिया को प्रोटेक्ट करने की और उसके लोगों को बचाने की भी कोशिश करी है। मैंने अपने जैसे लोगों को ट्रेन करा है, उनको डिफेंड करना सिखाया है टाइम टू टाइम कि हमें किस तरह से खड़ा होना है। लेकिन शॉ जैसे जो आदमी होते हैं वो मुझे बिजनेस के अंदर लेकर आए थे, उन्होंने ही मुझे इन सारी की सारी पावर से इंट्रोड्यूस करवाया था। लेकिन इस तरह के लोग दुनिया के अंदर सिर्फ डार्कनेस करना चाहते हैं और इसी वजह से इसको रोकना ही होगा। तुम्हें ये बात सुन के काफी ज्यादा ऑड लगेगी, लेकिन मेरे सर के बाल जो है वो ग्रे होना शुरू हो चुके हैं। पिछले रात जब स्कॉट मेरे साथ था तो वो मेरा सर सहला रहा था और अचानक उसने देखा कि मेरे सर के अंदर 2 वाइट बाल उसको नजर आने लगे। मुझे लगा कि ये काफी ज्यादा क्यूट है, लेकिन तब जाके मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं अब उतनी भी ज्यादा जवान नहीं रही जितना मैं कभी हुआ करती थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं यहाँ पे सर्वाइव कर रही हूँ। और उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे एमा फ्रॉस्ट एक लंबी चौड़ी जो है यहाँ पे बहस कर रही होती है, उन लोगों से अपने बारे में बता रही होती है कि किस तरह से वो अपनी फीलिंग शेयर कर रही है। और हम देखते हैं कि वो बताती है कि किस तरह से वो जो है अच्छा काम करना चाहती है, लेकिन उस अच्छे काम को करने के लिए जो उसका पास्ट है वो उसको बार बार रोक रहा है, और उसका पास्ट जो है वो बेसिकली शॉ से जुड़ा हुआ है और इसलिए वो उसको यहाँ से निकालना चाहती है। और वो बताती है कि किस तरीके से कुछ टाइम पहले ही उसने जो है अपने 2 बेस्ट फ्रेंड्स को खोया, जिसमें से एक कर्ट और एक जे था। और इस तरह से अब जो उसके 2 बाल सर के अंदर व्हाइट हो चुके हैं तो वो बेसिकली अपने उन 2 बालों को 2 नाम दे चुकी है, जिसमें से एक कर्ट और दूसरा जो है जे होने वाला है, जो कि बेसिकली उसके वो 2 बेस्ट फ्रेंड थे जो कि इन सारे के सारे एक्समैन को बचाने के चक्कर में मारे गए हैं। और इसलिए बताती है कि मैंने अपने ग्रे हेयर्स को जो है अपने मरे हुए दोस्तों के नाम पे रखा हुआ है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वो लोग उस जहाज में बैठ के आगे की तरफ चले जाते हैं। दी एंड। सो गाइज यहाँ पे हमारा बेसिकली अनकैनी एक्समैन का जो है पहला स्टोरी आर्क खत्म होता है, जो कि 5 लाइट्स वाला था। अब इसमें हमें बेसिकली 5 लाइट्स तो नहीं बल्कि सिर्फ अभी 4 लाइट्स ही दिखाए गए, यानी कि 4 म्यूटेंट्स को हमने देखा है। और अभी हमने सिर्फ उनको ऊपर से देखा, उनकी पावर्स के बारे में कुछ ज्यादा डिस्कवर नहीं किया है। लेकिन अभी हम यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम दोबारा जो है अपनी दूसरी किसी और सीरीज को कवर करेंगे, और उसके बाद हम दोबारा जब अनकैनी एक्समैन में आएंगे तो हम इन सारी की सारी डिटेल्स को जो यहाँ पे अधूरी छूट गई हैं उनको दोबारा से कवर करने वाले हैं। लेकिन आई होप कि आपको ये अनकैनी एक्समैन का इशू काफी ज्यादा पसंद आया होगा। इसमें हमने होप समर्स के कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड देखा है, और एक बात आपने नोट करी होगी कि ये शायद पहली अनकैनी एक्समैन की स्टोरी होगी जिसके अंदर वुल्वरीन के ऊपर जरा भी फोकस नहीं किया गया है। और कहीं ना कहीं मुझे ये चीज अच्छी भी लग रही है कि ना एक्समैन जो है वो सिर्फ वुल्वरीन के नाम से चल रही थी और ये मजा नहीं आ रहा था, लेकिन इसके अंदर हमने होप समर्स, रोग को देखा, हमने बाकी दूसरे एक्समैन को देखा, खासकर हमने यहाँ पे एमा का एक पूरा स्टोरी आर्क देखा अनकैनी एक्समैन के अंदर, जो कि शॉ के साथ उसका चल रहा है। और ये स्टोरी आर्क अभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ है, इसको हम फ्यूचर में भी कहीं ना कहीं आगे जरूर देखेंगे। सो गाइस विद दैट बीइंग सेड इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये स्टोरी आर्क कैसी लगा। साथ ही साथ इसके बाद जो है मैं जबरदस्त किस्म के और भी एक्समैन के कॉमिक्स शेयर करने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आप डेली बेसिस पे मेरे चैनल पर कॉमिक्स को एंजॉय कर सकें। सो गाइस दिस इज पीटर, मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।